सूरज का सातवां घोड़ा। ये उपन्यास MHD 15 के अंतर्गत आती है और इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 4 सितंबर 1997 में मुंबई में हुआ था। हिंदी जगत में धर्मवीर भारती कहानीकार, कविताकार, नाटककार, निबंधकार और उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं। प्रमुख कृतियां अगर देखी जाए तो कहानी संग्रह में देखी जाए तो मुर्दे का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, और कविता संग्रह में देखी जाए तो ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, उपन्यास में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, निबंध में ठेले पर हिमालय, नाटक अंधा युग, आलोचना अगर देखी जाए तो प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, संपादक धर्मयुग, आलोचना, निष्कर्ष। और अगर उनकी सम्मान में देखी जाए तो उनको सम्मान मिला था पद्मश्री सम्मान, हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव, व्यास सम्मान। आज का जो उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जो कि 3 कहानियों का संग्रह है। वो अपने मित्रों के साथ एक गर्मी की दोपहर में बैठकर जिसे अपने दोस्तों को सुना रहे हैं। इस उपन्यास की सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये उपन्यास जो है अनेक कहानियों में एक कहानी बताया गया है। मुख्यतः ये 6 दोपहर की कहानी है, पर इन 6 दोपहर की कहानियों में से अंततः एक ही कहानी एक ही शीर्षक में जाके पहुंचता है। और इन 6 दोपहर की कहानियों में 3 कहानियां मुख्य हैं, जैसे कि एक जमुना की, दूसरी लिली की और तीसरी सत्ती की। ये 3 कहानियां मणिक मुल्ला के शब्द में प्रेम कहानी है और जिसे मणिक मुल्ला ने 6 भागों में विभक्त कर दिया है, अर्थात 6 दोपहर में भाग कर दिया है। तो शुरू करें कहानी। ये कहानी जो है, पहला शीर्षक है इस कहानी का नमक की अदाई। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मणिक मुल्ला के घर के पास एक कोठी थी जिसमें एक लड़की रहती थी, जमुना। वो स्वभाव से अत्यंत चंचल और हंसमुखी थी। वो और मणिक बचपन से एक साथ खेले कूदे थे। मणिक उसे जमुनिया कहकर चिढ़ाते थे। जमुना जब तब उसके कान उमेट कर और चुटकी काटकर उन्हें परेशान करती थी। धीरे धीरे जमुना बड़ी होती गई। उसे प्रेम कहानियाँ और सिनेमा के गीत पढ़ने का शौक था और ये दोनों ही आवश्यकताएं पूरे करने का दायित्व मणिक का था। जमुना के पड़ोस में ही महेश दलाल रहते थे, जिनकी बेटी तन्ना से जमुना की अच्छी मित्रता थी। उनके विवाह की बात भी चली, परंतु दोनों एक ही बिरादरी के होने के बावजूद विवाह बंधन से ना बन सके। और इसका मुख्य कारण ये था कि तन्ना का गोत्र जमुना के अपेक्षा कुछ नीचा था और जमुना की माँ बेटी को आजीवन घर में रखने को तैयार थी, परंतु नीचे गोत्र वाले परिवार से संबंध बनाने को नहीं। जमुना के पिता बैंक में साधारण क्लर्क थे। बेटी के दहेज के लिए पैसा खर्च करने की हैसियत नहीं थी, इसीलिए कहीं उसकी शादी तय नहीं कर सके। तन्ना के प्रति उनके मन में लगाव था और विवाह बातचीत टूट जाने से उनका दिल भी टूट गया था। उसकी स्कूल की पढ़ाई छूट चुकी थी, पर उसे जब भी आवश्यकता मिलती वो मणिक को दबोच लेती। मणिक जी को ये अच्छा भी लगता और वो इससे परेशान भी होते थे। इसी दौरान मोहल्ले में कथा कीर्तन का प्रोग्राम चलना शुरू हो गया। मणिक की जो भाभी थी वो गाय को सुबह शाम रोटी खिलाने का नियम बना चुकी थी और शाम को जो वक्त था वो गाय को रोटी डालने का जिम्मा था मणिक जी का।
और गाय जो है वो जमुना के अहाते में रहती थी। इसी वजह से जमुना मणिक जी से रोज़ मुलाकात करने आ जाती और बेसन के नमकीन ले आती। मणिक जी तो जमुना से बात करना नहीं चाहते, पर जमुना अपने मन का कष्ट उनके सामने रखती और कहती कि उसने अपनी माँ को तो मना लिया था, लेकिन तन्ना ने महेश दलाल के सामने हार गया, इसीलिए उन दोनों का विवाह ना हो पाया। इन्हीं बातों बातों में जमुना ने मणिक जी से ये वचन लिया कि वो इसी प्रकार हर दिन जमुना से मिला करेगा और उससे बातचीत करेगा, क्योंकि उसने जमुना का नमक खाया है और उसको उस नमक का अदाई करना पड़ेगा, नहीं तो उसको पाप लगेगा। और मणिक जी को उसकी बात माननी भी पड़ती। दूसरी दोपहर की कहानी जमुना से ही जुड़ी है और इसका मुख्य नाम है घोड़े की नाल। इस कहानी में जमुना के विवाह और वैवाहिक जीवन की प्रसंग है। जब दहेज के अभाव से उच्च गोत्र के किसी युवक से जमुना का विवाह नहीं हो पाया तो उसकी माँ ने पूजा पाठ का सहारा लिया और पिता दहेज जुटाने की चिंता में बैंक में ओवरटाइम जॉब करने लगे हैं। इतने में एक दूर के रिश्तेदार से एक रिश्ता आता है, जिस शख्स की पहले से ही 2 बीवियां मर चुकी हैं, पर उसका ख़ानदान अच्छा ही था और पैसे वाले भी लोग थे। इसी कारण जमुना के माता पिता को राजी होना पड़ा और जमुना रोते धोते हुए भी अपने से 3 गुना ज़्यादा उम्र के बड़े तिहाजू से विवाह करना पड़ा। जब विवाह के पश्चात वो अपने घर आई तो वो बहुत खुश लग रही थी, क्योंकि उसने अपना शरीर बहुत सारे गहनों से ढका हुआ था, बहुत सारे जेवरों से लदी हुई दिख रही थी और उसका बूढ़ा पति खुश मत करते हुए नहीं थक रहा था। तभी पता लगा कि पिता के बैंक में हिसाब में 127 रुपये 13 आने की गड़बड़ी हुई। यदि तुरंत पैसा जमा ना किया जाए तो उसके पिता को जेल भी जाना पड़ सकता है। जमुना के पास में रुपए होते हुए भी ना होने का बहाना करी और अगले ही दिन ससुराल वापस चली गई। काफ़ी समय तक जमुना की कोई औलाद या संतान नहीं हुए और उसने बहुत सारे व्रत अनुष्ठानों का सहारा लिया। गंगा नहाकर चंडी देवी पर फूल चढ़ाए और ब्राह्मणों को दान दिया, और पति उसका बूढ़ा होने के कारण किसी भी कार्य काम में उसका साथ नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसने तांगे वालों का सहारा लिया। इसी दौरान तांगे वाले ने उसको एक उपाय सुझाया कि जिस घोड़े के माथे पर सफ़ेद तिलक हो उसके बाएं पैरों की घिसी हुई नाल की अंगूठी चंद्र ग्रहण के समय पहनने से मनोकामना पूरी होती है। घोड़ा अपना ही था, नाल बना ली और चंद्र ग्रहण को 3 दिन ही बचा था, इसीलिए तांगे वाला जमुना को बिठाकर ले जाता और उसका नाल घिसाने के लिए बहुत सारे चक्कर लगवाता था। और घोड़े की नाल इस तरह घिस भी गई और चंद्र ग्रहण के दिन इसने अंगूठी भी बनाकर पहन ली और इस तरह जमुना को एक पुत्र संतान की भी प्राप्ति हुई, परंतु उसके पति की भी बहुत शीघ्र देहांत हो गया। दिन के बाद रामधन जब मणिक को मिले तो रामधन की ठाट बाट को देखकर चकित रह गए मणिक मुल्ला, क्योंकि स्पष्ट से ही दिख रहा था, क्योंकि जमुना के पति की मृत्यु के बाद सारा संपत्ति रामधन का ही दिख रहा था, क्योंकि जो जमुना थी उसको रामधन को एक कोठरी देकर अपने ही घर में उसको रख रही थी। और अब शुरू होती है तीसरे दोपहर की कहानी, जो कि है तन्ना की कहानी। तन्ना वही है जिसका जिक्र जमुना के प्रसंग में हो चुका है, पहले हम सबसे पहले जिसका जिक्र किए हम। इसकी कहानी का लेखन ने कोई शीर्षक नहीं दिया, परंतु कहानी आरंभ करने से पूर्व गर्मी की दोपहर की उष्म का वर्णन किया है, जो तन्ना के जीवन में व्याप्त उम्स की भूमिका है। तन्ना की माँ उसके बचपन से ही चल बसी है और उसकी 3 बहनें थीं।
जिनमें मझली बहन के पैर बचपन से ही खराब हो गए थे। पिता महेश दलाल रंगीन मिजाज का और गुस्सैल था। पत्नी की मृत्यु के बाद किसी सुशील कन्या से उसकी विवाह करना चाहता था, परंतु कर न सका। अतः बच्चे के पालन पोषण के बहाने एक औरत को घर ले आया। उसने आते ही सारे घर को अपने नियंत्रण में कर लिया। बड़ी बहन घर का काम करती, मझली बहन तो अपाहिज थी और छोटी बहन बाजार का। तन्ना स्कूल जाने से पहले और आने के बाद भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ चीरता, फर्श धोता और पानी लाता। और वो औरत जिससे बच्चे बुआ करते साज श्रृंगार में व्यस्त रहती। बच्चों के खाने पीने का ना कोई चिंता था उसे। वो उन्हें ताने और गालियाँ देती, उनकी शिकायत महेश दलाल से करती और इसी कारण तन्ना को अपने पिता से गालियाँ और मार पड़ती। जमुना के परिवार को तन्ना से सहानुभूति थी। पूजा पाठ के क्रम से वो प्राय उन्हें भोजन कराती, परंतु बुआ का आदेश था कि वो पुड़िया बचा कर घर ले आए। इसी प्रकार तन्ना और जमुना के बीच पहले सहानुभूति, फिर अनुराग मतलब प्रेम बढ़ने लगा, परंतु जैसा कि हमने पहले बात कर चुके हैं कि उन दोनों का विवाह नहीं हो पाया। तन्ना ने जमुना के घर जमाई होने को अस्वीकार कर लिया। जमुना का विवाह बूढ़े धनिक से हो गया और तन्ना का विवाह एक धनी की बेटी से हो गया। घर महेश दलाल का भी देहांत हो गया। पिता ने उन्हें रेलवे में नौकरी दिला दी थी तन्ना को। घर की जिम्मेदारी तन्ना से पूरी नहीं हो रही थी। इसी कारण पत्नी घर छोड़कर चली गई और इसके बाद तन्ना बीमार रहने लगा और एक दिन अचानक से जब बीमार था वो ट्रेन से गिर पड़ा और उसकी दोनों पैर कट गई। अब शुरू होती है चौथी दोपहर की कहानी। ये कहानी है मालवा की युवरानी देवसेना। इसमें मालवा की युवरानी देवसेना का अर्थ है लिली की कहानी। ये लिली वही लड़की है जिसका विवाह तन्ना से हुआ था पिछले प्रसंग में, जिसका हमने डिस्कस किया, जिसकी बीवी उसको छोड़कर आ जाती है अपने घर। यहाँ भी बताया जा रहा है कि लिली और मणिक आपस में प्रेम करते हैं। किसी और से विवाह करने और मणिक से बिछुड़ने की कल्पना मात्र से लिली व्याकुल उठती है और मणिक उसे समझाने का प्रयत्न ये करता है कि प्रेम परमास्पद को पूर्णता देती है, प्रकाश और बल देती है। प्रेम किसी को बांधता नहीं है, मोहविष्ट नहीं करता। लिली और मणिक का प्रेम भी ऐसा ही है, पवित्र है, अतः उससे व्याकुल होने और रोने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को संभाल कर और परिस्थितियों का सामना करने की आवश्यकता है। उसकी अर्थात लिली की सहेली है जिसका नाम है कम्मो, अपनी व्यावहारिक बुद्धि से उसे समझाने का प्रयत्न करती है कि हमारे समाज में सभी लड़कियां विवाह कर ससुराल जाती हैं। लिली के साथ ये कोई नई बात नहीं हो रही है, इसीलिए उसका उदास होना या रोना व्यर्थ ही है। फिर दोनों सहेलियां घूमने लगती हैं, अमरूद खाती हैं, हरी घास पे चलती हैं, बीर बहुटिया के बीच घूमती रहती हैं। मणिक और कम्मों के समझाने और प्रकृति की सानिध्य से उसने ताजगी आई और उसने खुशी खुशी नए विवाह बंधन को स्वीकार कर लिया। अब शुरू होती है पांचवें दोपहर की कहानी। इस कहानी का शीर्षक है काले बेट का चाकू। इसमें सत्ती नाम की एक लड़की का वर्णन किया गया है। मणिक मुल्ला आरंभ में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि सत्ती की ये कहानी पिछले दोनों कहानी नायिका से भिन्न है, लेकिन वो बिल्कुल दूसरी धातु की थी, जमुना से भी अलग और लिली से भी अलग। बड़ी विचित्र है इसकी कहानी। सत्ती का परिचय मणिक मुल्ला ने तेज तर्रार किंतु सहज स्वभाव वाली लड़की के रूप में दिया है, जो कि अपनी चाल ढाल, बातों और स्वभावों से किसी को भी आकृष्ट कर लेती थी, परंतु उसकी प्रतिष्ठा आत्मसम्मानी लड़की के रूप में भी
रूप में थी, जो कि कमर में बंधे काले वेट के चाकू से किसी की भी क्रूरता का सामना कर सकती थी, अर्थात किसी का भी सामना कर सकती थी। वो चमन ठाकुर नाम के एक व्यक्ति के साथ रहती थी, जिसे वो अपना चाचा कहती थी। चमन ठाकुर पलटन में भर्ती होकर बलूचिस्तान गया था। वहाँ 3-4 वर्ष की अनाथ लड़की से मिला और चमन ठाकुर का एक हाथ कट गया था। तो उसने जो है सत्ती को अपने साथ रख लिया और इसी तरह सत्ती उसके साथ रहकर साबुन बनाने का, काटने का और बेचने का काम करती, अपना और चाचा का पेट पालती। मणिक का सत्ती से मुलाकात ग्राहकों के हिसाब किताब जोड़ने के सिलसिले में हुई थी। अब धीरे धीरे दोनों के बीच मित्रता हुई। सत्ती मणिक पर भरोसा करने लगी थी। मणिक भी उसके प्रति आकर्षण और अनुराग का अनुभव करने लगा। सत्ती का व्यक्तित्व उन्हें नया उत्साह देने लगा। सत्ती मणिक को पढ़ाई में मन लगाने को कहती, जिससे उन्हें बड़े लाट के दफ्तर में नौकरी मिल सके। कि कुछ दिनों से मणिक सत्ती के व्यवहार में कटुता, तिक्तता और चिड़चिड़ापन अनुभव कर रहा था। पता लगा कि चमन ठाकुर सत्ती के सौंदर्य और युवावस्था का लाभ उठाना चाहता है। मणिक के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के समाचार से उल्लास थी सत्ती, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता देने को तैयार भी थी। उसने मणिक को बताया कि महेश्वर दलाल सोने के पानी चढ़े नकली गहने और रुपए चमन ठाकुर को देकर सत्ती को खरीदना और विवाह करना चाहता है, और सत्ती को इस स्थिति में निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उसने मणिक को भी वहां आने से मना कर दिया। उसने बताया कि उससे मणिक और अपने चाकू दोनों पर पूरा भरोसा है। अर्थात सती यहाँ पर मणिक पर हद से ज़्यादा भरोसा करने लगी थी। मणिक के भाई भाभी को जब ये सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने ऊंचे खानदान और अपने स्नेहा का वास्ता देकर समझाया कि इन छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। मणिक की समझ में बात आ गई। सत्ती ने कई बार उससे मिलने का प्रयत्न किया, पर वो नहीं मिला। मणिक आगे पढ़ना चाहते थे और भाई भाभी की इच्छा थी कि वो अब नौकरी कर ले। और अब इस विषय पर मणिक और उसके भाई भाभी की थोड़ी लड़ाई हो गई, और इस कारण जो मणिक जी थे एक बाग में जाकर बैठ गए। तभी सत्ती ने वहां आकर बताया कि महेश्वर दलाल ने चमन ठाकुर को 500 रुपये देकर उसे खरीद लिया है, परंतु मणिक ने इसका कोई सहानुभूति दिखाया, ना कोई रास्ता सुझाया और ना ही किसी सहायता का अवसर दिया। फिर एक बार जब वो उन्हीं के भरोसे अपना चाकू, गहने और रुपए लेकर आ गई तो मणिक ने उनकी सहायता करने की तो बात दूर है, उसे तब तक रोके रखा जब तक कि चमन ठाकुर और महेश्वर दलाल ना आ गए। अगली सुबह चमन ठाकुर और सत्ती दोनों गायब थे। लोगों का कहना था कि चमन ठाकुर और महेश्वर ने मिलकर उसका गला घोंट दिया है। अब शुरू हो रही है छठी दोपहर की कहानी। कहा जाए तो छठी दोपहर में कोई कहानी नहीं है, सत्ती की कहानी और उसका मृत्यु की प्रतिक्रिया है। लेखक का कहना है कि सत्ती की मृत्यु से मणिक इतने प्रभावित हुए कि उनकी रचनाओं में मृत्यु की प्रतिध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगी। भाई भाभी के बाहर चले जाने पर अकेले घर में उन्हें डर लगता था। वो स्वयं को सत्ती की मृत्यु के लिए उत्तरदायी मानने लगे थे। उन्हें अब सुनसान पीपल की छांव, उजाड़ कब्रगृह, पुराने मरघट, टीले आदि अच्छे लगने लगे थे। उनका समय चाय घरों में बीतने लगा। स्वास्थ्य गिर गया।
वो अब लोगों से दूर रहने लगे थे। अपने अतिरिक्त अन्य सभी को अत्यंत साधारण और हीन मानने लगे। अहंकार बढ़ने लगा और मानसिकता की उम्र से बचने के लिए तीखे वचन बोल और चौंकाने वाली काम करते रहते। एक दिन किसी चाय घर से निकलते हुए उन्हें एक नए भिखारी को देखा। लकड़ी की एक गाड़ी में हाथ कटा चमन ठाकुर था। उस गाड़ी को खींचती सत्ती भीख मांग रही थी। उसकी गोद में भिन्नता सा बच्चा था। मणिक को देखते ही वो चौंक गई। कमर से चाकू निकालना चाहा, पर वो ना था। क्रोध और घृणा से उसे देखती हुई वो वहाँ से चली गई। सती को जीवित पा और ये देखकर कि वो बाल बच्चे सहित प्रसन्न है, मणिक की निराशा दूर हो गई। और अब सातवीं दोपहर की कहानी। सातवीं दोपहर में कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि उस सभी कहानियों का निष्कर्ष है। इन सभी कहानियों को प्रेम कहानी भले ही कहा गया है, परंतु ये सब प्रेम कहानियाँ ना होकर निम्न मध्य वर्ग की जीवन गाथाएं हैं। इस वर्ग के जीवन में इतने संघर्ष, इतनी कटुता, इतनी लाचारी, इतनी समझौते हैं, परंतु इनमें घने अंधेरे के बीच कहीं एक झिलमिलाती रोशनी भी है, जो आगे बढ़ने, लक्ष्य को प्राप्त करने, विघ्न बाधाओं से लड़ने और व्यवस्था को बदलने का साहस प्रदान करती है। ये साहस, उत्साह और आशा ही सूरज का सातवां घोड़ा है। सूर्य के रथ के साथ घोड़े में 6 घोड़े तो इस परिस्थितियों में क्षत विक्षत हो गए हैं, रथ को आगे खींचने में अक्षम है। ये जो सातवां घोड़ा है, भविष्य का घोड़ा है। जमुना, लिली और सत्ती के बच्चों को ये घोड़ा जीवन के इस रथ को सुखद भविष्य की ओर ले जाएगा। इस उपन्यास के माध्यम से धर्मवीर भारती जी का उद्देश्य अगर हम देखे जाए तो सूरज का सातवां घोड़ा की सभी कहानियों का अवसान निराशा में होता है। जमुना का तन्ना से विवाह नहीं हो पाता, उसके बूढ़े पति की मृत्यु हो जाती है। तांगे वाले रामधन उसका इस स्थिति का लाभ उठाता है। इधर तन्ना और लिली का विवाह जीवन सुखपूर्ण नहीं रह पाता। लिली अपने बच्चे के साथ उसे छोड़कर चली जाती है। तन्ना की मृत्यु हो जाती है। स्वाभिमानिनी सत्ती का साथ मणिक छोड़ देता है। उसे महसार दलाल के हाथों बिकना और बाद में भीख मांगने को मजबूर होना पड़ता है। क्या लेखक का उद्देश्य समाज में फैले अंधकार की चित्रित करना रहता है? वास्तविकता ये नहीं है। लेखक की आस्था भविष्य के प्रति है। वर्तमान परिस्थितियाँ चाहे जितनी अंधकारमय हो, निराशापूर्णमय हो, पर आगामी संतति से प्रकाश की आशा की जा सकती है। अब बचा है सिर्फ एक घोड़ा। 6 घोड़े अब जख्मी हो चुके हैं। अब बचा है सातवां घोड़ा, जिसके पंख अब भी साबुत हैं, जो सीना ताने, गर्दन उठाए आगे चल रहा है। वो घोड़ा है भविष्य का घोड़ा, तन्ना, जमुना और सत्ती के नन्हे निष्पाप बच्चे का घोड़ा, जिनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा अमन चैन की होगी, ज़्यादा पवित्रता की होगी, उनमें ज़्यादा प्रकाश होगी, ज़्यादा अमृत होगा। वही सातवां घोड़ा हमारे पलकों में भविष्य के सपने और वर्तमान के नवीन आकलन भेजता है, ताकि हम वो रास्ता बना सके जिन पर होकर भविष्य का घोड़ा आएगा। उपन्यास में शीर्षक में लेखक की यही आस्था, भविष्य के प्रति यही विश्वास निहित है। अगर उपन्यास अच्छे लगे हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Visit my channel for such informative videos. Thank you.